फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टाइटल है साहेब, हिस्ट्री ऑफ सबवर्जन ऑफ इंडिया, साहेब्स हु नेवर लेफ्ट। तो इसका मैंने पार्ट 1 पहले ही बना ली है, और पार्ट 2 मैं अब बनाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, उस टाइम मैंने देखा था एंड आई वॉज सो मच इन टू द वीडियो। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी एंड मुझे तो रोकने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करूँ, वीडियो इतना बड़ा बन रहा था कि रोकना ही पड़ा। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट बना लेती हूँ। तो चलिए आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, इन केस आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद बात करें। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। अगला निशाना बनी भारत की हजारों सालों से चली आ रही जाति और वर्ण व्यवस्था। जब अंग्रेज भारत में आए तो 500 में से 400 से ज्यादा रियासतें शूद्र राजाओं की थी, पर सबवर्जन करने के लिए दरारों को और गहरा करना जरूरी था। गोरों ने वर्ण और जाति को कास्ट में बदल दिया, जबकि कास्ट एक स्पेनिश पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट था, कास्ता, जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने रवांडा में भी कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। जब आप अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित 1871 से बाद के सेंसस देखना शुरू करते हैं तो हर सेंसस कमिश्नर को ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे कि तुमने इनको कास्ट में लिखना है, कास्ट को कैटेगराइज करके लिखना है। और जो लिख रहा है वो अपने आप रिपोर्ट्स भेजता था कि यहाँ के लोग इस कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर बैठा ब्यूरोक्रेट बोलता था कि लिखना, इसलिए यहाँ पर वर्ण को, जाति को, कुल परंपरा को, सबको कास्ट वर्ड में ढाल दिया गया। और आज हम उसी के गुलाम होकर ऐसा मान लेते हैं कि हम सदा से ही कास्टिस्ट सोसाइटी रहे हैं। रोमन्स की विदे एट इम्पेरा की पॉलिसी को अंग्रेज अच्छी तरह निभा रहे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अत्याचारी आर्यन आक्रमणकारी बताकर उन्हीं के सर उस समय की दिक्कतों का दोष मढ़ दिया गया, जबकि इसकी असली वजह कंपनी की लूट और इस्लामिक काल की कुरीतियां थी। समाज के भेदों को और गहरा बनाते हुए मुसलमानों से गोहत्या फिर से जोर शोर से शुरू करवाई गई। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कई जातियां जन्मजात अपराधी घोषित हो गई। ऐसी पॉलिसीज और तेजी से घटते संसाधनों के बीच भारत का प्राचीन सामाजिक ढांचा ढहने लगा। Education distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Take away the initiative from people, take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारतीय शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का अंत भी शुरू कर दिया। मैकॉले के चलते भारत के लोगों को अब यॉर्कशायर की झुग्गी झोपड़ी वाली शिक्षा लेनी थी। मैदान में युद्ध के बजाय किसी को क्लासरूम में हताश कर देना कहीं अच्छा था। लूट से उजड़ चुका समाज परंपरागत पाठशालाओं को दान कहां से देता? एक एक करके पाठशालाएं और गुरुकुल बंद होने लगे। शिक्षा के बिना आबादी अब केवल अनपढ़ मजदूरों और किसानों का समूह बनकर रहेगी। हमें व्हाइट मैन्स बर्डन बुलाया जाता था, अंग्रेजों का बोझ। अंग्रेज मिशनरी गरीब बच्चों को घर से ले जाते और उन्हें कॉन्वेंट्स में रखकर अंग्रेजी तौर तरीके सिखाते। जब ऐसी पढ़ाई करके वो बच्चे कॉन्वेंटों से निकलते तो उन्हें अपने ही माँ बाप, अपना समाज अजनबी लगता, और चालाक मिशनरी अपने सगे। पिता की जगह अब फादर ने ले ली थी। जिस देश को पूरे यूरोप ने लूटा, उसके बच्चे बच्चे को विश्वास दिलाया गया कि उनकी संस्कृति पिछड़ी है और लुटेरे क्रिश्चियंस के तौर तरीके वैज्ञानिक। इस तरह धर्म, जाति, समाज और शिक्षा हर स्तर पर भारत की भोली भाली जनता का एक्टिव डिमोरलाइजेशन हुआ। The next stage is destabilization. Dropouts or half-baked intellectuals are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them.
You cannot get their programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. संपन्न परिवारों के बच्चे अब पढ़ने लिखने इंग्लैंड जाते, बैरिस्टर और सिविल सर्वेंट बनते। वापस आने पर इन भूरे साहबों के दिल में मैली कुचली जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची रहती थी, बल्कि अब तो इन्हें डर लगता था कि ब्लडी विलेजर्स मालिकों को कहीं ज्यादा गुस्सा न दिला दें, इंप्रेशन चौपट हो जाएगा। You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. ब्रिटिश राज खुश था। राज के संरक्षण में राजे रजवाड़े भी अय्याशी कर रहे थे, पर सबसे खुश थे भूरे साहब। मालिकों ने ब्लैक डॉग्स को रूल करने का पावर अब उनको जो दे दिया था। जिन एलीट्स ने खुद को प्रूव किया, उन्हें गोरों ने जागीरें, तमगे और सम्मान दिया। किसी को राय बहादुर, किसी को खान बहादुर, तो किसी को नाइटहुड। गांवों में बेलख रही जनता की कौन सुध ले? इंडिया और भारत दो अलग सोच बन गए। इसी सदी में भारत के क्लास डिवाइड की लकीरें हमेशा हमेशा के लिए खिंच गई। आम जनता ने भी अब आस छोड़ दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अब कभी भी अस्त होता नहीं दिख रहा था। 1947 तक ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इंजन था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल में इंडियंस को अनौपचारिक मेंबर्स के रूप में चुना जाता था। देश के सबसे बड़े भूरे साहब, जमींदार, राजकुमार, वकील, मजिस्ट्रेट और व्यापारी इसका हिस्सा बनते थे। जाहिर सी बात है, ये वही लोग होते थे जिनकी वफादारी पर क्राउन को पूरा विश्वास था। We think that subverter is a person who is going to blow up our beautiful bridges. No. Subverter is a student who comes for exchange, a diplomat, an actor, an artist. You have your own person who has studied the oppressor, and because he's an insider to the culture, he perfects it to the extent, to levels that no foreigner can. चालाक ब्रिटन्स बहुत पहले से ये समझते थे कि भारत में उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती निरंकुशता देखकर एम्पायर को बचाने के लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का गठन किया। इरादा था कि हल्के फुल्के रिफॉर्म्स करके 1857 जैसी परिस्थितियां दोबारा बनने से रोका जा सके। इस सेफ्टी नेट के पहले मेंबर्स कौन बने? वही इंपीरियल काउंसिल जैसे भूरे साहब। ह्यूम का डर गलत नहीं था। अंग्रेजों के सबवर्जन से आहत भारत भूमि से अब नई आवाजें उठ रही थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती की कलम से स्वराज का नारा बनकर निकला। स्वराज, भारत भारतीयों के लिए। You need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of society. ये आग अंदर ही अंदर पूरे देश में फैल रही थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, बिपिन चंद्र पाल जैसे दार्शनिक उभरे। राष्ट्रवादी विद्वानों के स्वदेशी शोध को पढ़कर नई पीढ़ियां डिमोरलाइजेशन से इम्यून होने लगी। भविष्य के महान क्रांतिकारी इसी विचारधारा के प्रभाव में बड़े हुए। समय की करवट को भांपते हुए इंपीरियल काउंसिल के जेंटलमैन अब कांग्रेस में अटेंडेंस बढ़ाने में लगे। आलिशान बंगलों और तबकों की महान बलिदान का प्रचार करके अब भूरे साहब कुर्ता पैजामा पहनकर स्वतंत्रता सेनानी बन गए। On that stage, students are being sent back, or if they were already in the country, which is the object of subversion, they spring to action. The sleepers go up. एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। आजादी की लड़ाई में उग्र देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ इंपीरियल काउंसिल के भूरे साहब भी घुल मिल गए।
अंग्रेजों के लिए भी ये अच्छी खबर थी। They slept for 15 to 20 years. Now they become leaders of groups, preachers, public figures. They actively include themselves in a political process. इनमें सबसे आगे था इलाहाबाद का अत्यंत धनी और प्रभावशाली नेहरू परिवार और उसके संरक्षक मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजियत नेहरू परिवार के खून में थी। 1911 के दिल्ली दरबार में वीआईपी ट्रीटमेंट हो, चाहे सर्विस की आलीशान पार्टियां, अंग्रेजों ने कभी मोतीलाल को उनके भूरेपन का एहसास नहीं होने दिया। मोतीलाल का नाम किताबों और फिल्मों में महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मिलता है, पर ऐसी कौन सी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे कि अंग्रेजों कितने चाहते थे। प्रसिद्ध बैरिस्टर मोतीलाल शायद ही कभी किसी क्रांतिकारी का मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को काकोरी कांड में फांसी की सजा मोतीलाल के रिश्तेदार और मित्र जगत नारायण मुल्ला ने दिलवाई। मोतीलाल जी बेटे के कैरियर से ज्यादा चिंतित थे। बेटे की पढ़ाई खत्म होने के पहले ही मोतीलाल ने बड़ी सफाई से खुद को कांग्रेस का किंग मेकर बना लिया। भारतीय जनमानस के सबवर्जन में अनजाने ही सही, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। Among the lot of freedom fighters who fought for India's independence, Gandhi was identified as the least threatening. Okay, so he turned the entire direction of the freedom struggle. Plus, he had a mass following at all strata of the society. You have to give it to him. He had a mass following which no other leader had. अगर किसी ने गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा हो तो वो ऐसी अजीब सी किताब है कि वो उसमें खुद से सवाल पूछे जा रहे हैं, खुद से उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। उसमें उनकी अहिंसा की एक बड़ी अजीब सी अवधारणा है जिसमें ये कहा जाता है कि चोर को मत मारो। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा पिता ही तुम्हारे घर में चोरी करने आ जाए तो क्या उसको मारोगे? अब आप इस लॉजिक की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता। इस तरह का लॉजिक जो है वो गांधी जी ही दे सकते थे। 1928 में मोतीलाल ने गांधी से सोर्स लगवाकर बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया। यहीं से कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा का शुभारंभ भी हो गया। Gandhi ji described Jawaharlal Nehru as pure as crystal, truthful beyond suspicion, and said, "The nation is safe in his hands." नेहरू एक सच्चे भूरे साहब थे। भारत की जमीनी सच्चाई से मीलों दूर वो फेबियन सोशलिज्म वाले क्रांतिकारी थे। इलाहाबाद और इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच पले बड़े नेहरू गलत समय पर गलत जगह आकर खड़े थे। पापा की पार्टी के अध्यक्ष बनकर वे भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले नायक बनने के सपने देख रहे थे, पर शतरंज के प्यादे तो कोई और ही सजा रहा था। एम्पायर के क्राउन का सबसे बड़ा हीरा भारत था। भारत में जब स्वतंत्रता एक निश्चित सच्चाई बनकर उभर रही थी, उसी दौरान अंग्रेजों ने इंपीरियल काउंसिल के एक और बूढ़े साहब को लंदन में कल्टीवेट किया, मोहम्मद अली जिन्ना। Winston Churchill specifically cultivated I think the India House of one of those institutions in England, they recently released all this correspondence with Jinnah and Churchill, meeting minutes and the correspondence that they had. Jinnah was cultivated specifically by Winston Churchill and some other British leaders. 15 years ago, he did his dirty job and nobody cared. Now he makes it a political issue. He demands recognition, respect, human rights, and he rallies a large group of people. And there are violent clashes between him and police, his group and ordinary people. That is destabilization. Now the root of the Dravidism has been set. The root of the Khalistan has been set. There's a period when the Islamists are thrown more toward the radical Islamic ideas. We see in the 1920s how the people, the Muslims of the southern belt, that is the Muplahs, they were really mobilized to fight for a caliphate, which even the Turkish people didn't want. Then comes the era of the communists in 1940s when they spoke about the splitting of the various factions wherever there is a Muslim majority. So there were a lot of things which were happening, a lot of movements, a lot of separatist idea which were really brewing more and more in India. जिन्ना और उसके साथियों ने 1945 आते आते भारत की सांप्रदायिक हालात काफी बिगाड़ दिए थे।
पूरा देश जल रहा था और कांग्रेस के सभी आंदोलन विफल हो चुके थे। भूरे साहबों ने सही समय पर पाला बदला और नेताजी की प्रसिद्धि की लहर पर चढ़ गए। ब्रिटिश राज ने भूल करते हुए आजाद हिंद फौज के ऑफिसर्स पर देशद्रोह के ट्रायल्स शुरू किए। आजाद हिंद फौज के जवानों के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। सिविल वॉर की आग नेताजी की प्रसिद्धि के आगे फीकी पड़ गई और उल्टा राज ही निशाने पर आ गया। खतरा महसूस करते हुए राज ने जिन्ना को आगे बढ़ाया। अब समय था सबवर्जन के अंतिम चरण का, क्राइसिस। Destabilization process usually leads directly to the process of crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. गांधी ने 1928 की अपनी गलती फिर से दोहराई, जो इस बार पूरे भारत को महंगी पड़ने वाली थी। करोड़ों बलिदान से आजादी की लड़ाइयां अब अंतिम चरण में थी। जो भी अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, आजाद भारत के प्रधानमंत्री का पद भी उसे ही मिलता। और सबके प्रिय नेता थे सरदार पटेल। There were 15 Congress state parties. Out of 15, 12 elected Patel. Not even one gave any vote to Nehru. जनता चाहे बोस को चुने या पटेल को, आगे वो हमेशा नेहरू को ही खड़ा पाती थी। भूरे साहब को the last Englishman to rule in. The population at large is looking for a savior. Population is sick and tired already. A savior comes and says, I will lead you, who is half-baked intellectual, sometimes graduated from Harvard University or Berkeley. डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना ने डंके की चोट पर हिंदुओं का नरसंहार किया। पूरा देश सिविल वॉर में धधक उठा। आईबी के डायरेक्टर का लंदन को एक सीक्रेट नोट, द गेम सो फार हैज बीन वेल प्लेड। नेताजी के समर्थन में सशस्त्र सेनाओं का विद्रोह भारत में रह रहे सभी अंग्रेजों के लिए जान का खतरा बन गया। क्लेमेंट एटली ने भारत छोड़ने की तारीख तय कर दी, जून 1948। अमेरिका ने कम्युनिज्म और साम्राज्यवाद को खत्म करने की अपनी नई फॉरेन पॉलिसी की घोषणा की। खरबों के उधार में दबे ब्रिटेन के पास बिग डैडी अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यूएस और ब्रिटेन का एक नया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जन्मा, भारत का पार्टीशन। आनंद फानन में डिकी माउंटबेटन को इंडिया का वॉइसरॉय बनाया गया। उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस। नेहरू माउंटबेटन से शिमला में मिले। डिकी ने नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर का पहला प्लान दिखाया, प्रोजेक्ट बाल्कन। भारत के निर्दयी पार्टीशन का प्लान देखकर नेहरू साहब बिल्कुल घबरा गए, पर मशोबरा की वादियों में उनकी खास दोस्त एडवीना ने उनको संभाला और अंत में राजी करवा लिया। He comes back to his country and he thinks that he knows the answer to all the social economical problems. माउंटबेटन ने अचानक घोषित किया कि ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही हो जाएगा। बस 10 हफ्तों में सब भौचक्के थे। उसी दिन शाम को भारत का विभाजन रेडियो पर अनाउंस हुआ। मुसलमान और हिंदुओं में दंगे शुरू हो गए। स्वतंत्रता संग्राम का सबवर्जन साहिबों को माध्यम बनाकर अब पूरा हो गया था। So we have two alternatives here. Civil war and invasion. सिविल वॉर शुरू होने के कुछ घंटे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शैंपेन खोली और इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू साहब ने जाम उठाया और कहा टू किंग जॉर्ज VI। The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. आधी रात को अचानक से दिल्ली में ढोल ताशों का शोर हुआ। घर में खुशी से उछल रही अपनी बेटी को देख वॉइसरॉय के एडवाइजर वीपी मेनन ने आह भरते हुए कहा, हम सबके सबसे डरावने सपने तो अब सच होने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो ही ख़त्म। ओ माय गॉड वीडियो मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी और इतना इमोशनल और इतना बुरा लग रहा था, मतलब उस टाइम पे जो लोग थे उनके लिए, अभी हम लोग के लिए भी लाइक कि हम लोग को पता ही नहीं है कि रियल सच्चाई क्या है। लाइक अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, उतना क्लियर, क्योंकि उतना क्लियर थे कैसे चीज़ों को पता कैसे, जब इतने दिन से आप ब्रेन वॉश कर रहे हो और वो ब्रेन वॉश जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। और जनरेशन में इवन बुक्स में भी हम वही जो यार हमें कैसे पता चलेगा, लाइक व्हाट वी सी इन द वीडियोज़ और जो बुक्स, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट आर ईजली दैट आर अवेलेबल, नॉट ईजली दैट, वो कोई एक्सक्लूसिव किताबों में या कुछ ऐसे रेयर्स रिसोर्स में मिलती हैं जो पब्लिक डोमेन में उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। हम आप इतनी ईजिली इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब पा सकते, या हमारा ध्यान नहीं जाता, या हमें पता ही नहीं ध्यान क्यों जाएगा, जब हमें इस मतलब कोई शक ही नहीं था तो ध्यान क्यों जाएगा। मतलब आई डोंट नो, दिस डॉक्यूमेंट्री वॉज ए कम्प्लीटली हार्ट ओपनिंग, आई ओपनिंग। मतलब मुझे इतना बीच में इतना बुरा सा लग रहा था कि मतलब इतना, मतलब बताओ, सोचो जो लोगों ने इतना बुरा किया उसके लिए हम चीयर कर रहे हैं, उनके लिए वो, उनके लिए हम, और वो कुछ और कर रहे हैं। मतलब ये लोग इतने ज़्यादा, मतलब वही ना कह रहे थे कि ये लोग इतने ज़्यादा ब्रिटेन लोग के तलवे चाटने लगे, तलवे चाटते चाटते, मतलब ये लोग जितने कांग्रेस के थे, जो एक था ना कि मतलब एक जो मॉडरेट थे थोड़े से, और एक थोड़े से वो थे कि थोड़े से रेडिकल थे ना, जो मॉडरेट और रेडिकल, तो मॉडरेट वही लोग थे जो, कौन लोग थे जो वही जो ब्रिटेन की और ब्रिटिश लोग के तलवे चाटते थे, वो सारे लोग थे। और रेडिकल वही लोग थे जो लोग फांसी पे चढ़ते थे। ये लोग मॉडरेट से कुछ नहीं होता था क्योंकि उनको मारने वाले भी नहीं थे, और सारे रेडिकल देश की लड़ाई में फांसी पे लड़ जाते थे। और मॉडरेट्स जो थे वो ज़्यादा एज के थे, उनमें एज ग्रुप भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत यंग एज के थे, बहुत ज़्यादा एज के थे। तो उनके जैसे होता ना कि इंडिया में पुरानी सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में एक एज देख के वो लोग रिस्पेक्ट करते, तो वो भी था, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। कितनी बार सूरत स्प्लिट भी हुआ बिकॉज मॉडरेट्स और ये लोग रेडिकल्स एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे एग्री नहीं हुए, मतलब और कई, मतलब इस तरह की कई तरह की चीज़ें, क्योंकि भाई इनकी जो पॉलिसीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। कई चीज़ तो मुझे भी देख के अजीब लगता है, मतलब लेकिन इतना खुल के नहीं पता था मुझे कि ओ माय गॉड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में क्या सब लोगों ने कहा था कि जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में बिजी है तो हमें अपना फ्रीडम, जब यहाँ पे जो रेडिकल्स लोगों ने कहा था हमें अपना फ्रीडम जो है, फ्रीडम फाइट के लिए जो मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कमज़ोर है, वो वर्ल्ड वॉर में उलझे पड़े, वो हार रहे हैं। लेकिन जो मॉडरेट लोग थे वो इस ओपिनियन के थे कि नहीं हमें ना इस टाइम ब्रिटिश को मतलब एकदम अनकंडीशनल सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो हमारे सर्विस से इम्प्रेस होकर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाए तो हमें आज़ाद कर दे। इस तरह की चीज़, लेकिन आज़ाद हुआ नहीं था, कोई और एक्ट लेकर आ गए थे वो। वही मैं कह रही हूँ ना, जब उसके बाद वो रॉलेट एक्ट लेकर आ गए थे, तो वही मैं कह रही हूँ लोग इतना मतलब झूठी, एक तो अनपढ़ जनता उसको इस तरह से गुमराह करना, ब्रेन वॉश करना, और ऊपर से मतलब सोचिए एक कंट्री, उसमें इस्लामिक लोग भी आके कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी आके कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ये भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मतलब चारों तरफ से एक कंट्री के ऊपर लोग इतना बुरी तरह घेर लिए थे, फिर भी हम लोग लाइक पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, पर फिर भी हम लोग अभी भी मतलब वी आर सर्वाइविंग। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह की वीडियोस देख के समझ के कम से कम हम लोग की आँखें तो खुल रही भाई, एक्स्ट्रा सेकुलर और लाइक मतलब ये है ना कि एटलीस्ट अपने कल्चर पे हमको जो बार बार नीचा फील कराया जाता था कि द ट्रेडिशन यू आर फॉलोइंग, द कल्चर यू आर फॉलोइंग, द वे ऑफ लिविंग दैट इंडियंस लिव और आवर civilization, not only India, like earlier India consists of Pakistan, Bangladesh and all other Afghanistan, like all this Indian subcontinent, the way of life, the way we do, the way we survive is not civilized at all. We are decivilized people, we are less educated. and उसमें एक चीज़ कही गई थी कि हमें अंग्रेजों का बोझ समझाता, अरे हम कैसे बोझ थे, वो हमारे देश में आके हमें गुलाम बना के हम उनके बोझ थे, तुम चले जाओ ना, तुम्हें बुलाया किसने, तब फालतू। मैं वही कहती हूँ ना कि अपना सिक्का खोटा, इतनी बुरी तरह खोटा, ये तो मतलब पूरा खोट से ही बना हुआ सिक्का था, खोटा नहीं कह सकते ये, मतलब ओ माय गॉड। और मुझे ये चीज़ तो मुझे बहुत, सबको ये चीज़ बेकार लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे पीएम, तो उसने नेहरू को बना दिया। बहुत लोग अजीब अजीब तर्क देते हैं, बहुत लोग कहते हैं देश को स्वयं बहुत पैसे की ज़रूरत थी, नेहरू परिवार पैसे वाला था, वो लगता है पैसा लगाया होंगे, हमको तो नहीं लगता, बट आई डोंट नो। मैं किसी के प्राइम मिनिस्टर को डिफेम नहीं करना चाहिए, ऑल्दो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ठीक है, जब ये सब चीज़ें देख के गुस्सा तो आएगा ही, और मुझे तो मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है। हाँ, ये लोग कुछ लोग भी कहते थे कि नेहरू जब पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड में कि हार्वर्ड में, तो जितने गेट थे उतने गेट पे गाड़ियाँ लगी रहती थी इनके लिए,
इनकी बहुत मतलब लग्जीरियस लाइफ थी, बहुत आयाश ज़िंदगी जीते थे, मतलब कुछ भी। और भाई ये इतने अमीर हैं तो ये मतलब उस समय ये इतने अमीर थे तो ये मतलब जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जब तक नेता लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के दुख दर्द को नहीं जानेगा तो क्या होगा। ऊपर से पाकिस्तान पार्टी, ऊपर से आज़ादी मिली भी तो उसके मिलने के लिए तो जितना स्ट्रगल हुआ ही, और मिल भी गई तो उसके बाद उसके आफ्टर माथ क्या हुआ, और अभी तक हम झेल रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी तक झेल रहे हैं टेररिस्ट अटैक, क्या क्या अटैक, कितने सैनिक रोज़ मारे जाते हैं, कितने लोग मरते नहीं, उनको हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके परिवार को दुख, उनको दुख। ओ माय गॉड, ये सब चीज़ें देख के एकदम इंसान का दिमाग तो एकदम घूम ही जाता है, क्या चल रहा है। ओ माय भैया, ये सारी चीज़ें। लेकिन चलिए, इस तरह के आई होप इस तरह की वीडियोस और आए लोग, और ये इसको मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लोगों को पता चले, जो ये अंधविश्वासी लोग, इनका दिमाग खुले, एंड पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग प्राइड। और सबवर्जन, ओ माय गॉड, सबवर्जन वाला कंसेप्ट इससे बेटर क्लियर अब मैं किसी को इतना मतलब सबवर्जन मतलब ना किसी इंसान को जितना अल्टीमेटली समझ में आया कि इंसान को अपने रूट से बुरी तरह दूर कर, इतनी बुरी तरह दूर कर देना कि वो अपने रूट से ही नफरत करने लगे, और फिर उसकी नफरत का फ़ायदा उठा के उसके रूट्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर, डिस्ट्रॉय कर देना, कि कल को फ्यूचर में कभी इसको रियलाइज भी हो कि नहीं मैंने गलती की, तो जाए तो वहाँ कुछ रहे ही ना, तो ही हैज़ नो, तो फिर वो पर्सन के पास कोई चॉइस ना रहे, वो वैसे ही रहे, मतलब इतनी बुरी तरह करना। चलिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, आई वॉज सो मच इनटू द वीडियो, मैं इसको स्टॉप नहीं करना चाहती थी। तो बस आप इस वीडियो को देखिए, कुछ कहना चाहते तो कहिए, मुझे इस कमेंट्स पढ़ना आप लोगों के बहुत पसंद है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स में जो जो आप सोचते हैं प्लीज़ लिखिए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।